हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 7 की हिंदी। प्रीवियस लेक्चर में हम यहाँ पर समास पढ़ रहे थे और समास को हम पढ़ चुके थे एक्चुअली, बट बच्चों ने इसको रिवाइज करने के लिए कहा तो हम इसको रिवाइज कर रहे हैं। तो देखिए, यहाँ पर हमने समास के 6 भेद पढ़े, जिसमें हमने अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास और द्वंद्व समास को पढ़ लिया था। तो चलिए इसको जल्दी से रिवाइज करते हैं और कल की क्लास में हमने क्या पढ़ा और फिर आगे के 3 समास को हम आज की क्लास में पढ़ेंगे। तो देखिए, जैसा कि आपका पहला है अव्ययी भाव समास, इसमें क्या होता है, इसमें आपका प्रथम पद अव्यय होता है और ठीक है। तो अब यही भाव समास की हम बात कर रहे थे। तो देखें, इसका पहला पद प्रधान है और इसका प्रथम पद या पूरा पद आपका अव्यय होता है। अव्यय क्या होता है, जो शब्द लिंग वचन कारक के अनुसार जो है काल के अनुसार बदलते नहीं है, उन्हें अव्यय कहा जाएगा। यदि शब्द की पुनरावृत्ति हो रही है और दोनों शब्द मिलकर अव्यय की तरह जो है प्रयुक्त हो रहे हैं, तो वो भी आपका अव्ययी भाव समास के अंदर आ जाएगा। साथ ही साथ संस्कृत के जो उपसर्ग हैं वे पद भी आपके अव्यय होते हैं। यहाँ हमने कुछ उदाहरण पढ़े, जिसमें यथाशक्ति, यथाशीघ्र, यथाक्रम, इस प्रकार से सारे उदाहरण हमने पढ़ लिए हैं। तो ये आपका अव्ययी भाव समास होता है। इसके बाद देखिए, दूसरा तत्पुरुष समास होता है, जिसमें दूसरा पद प्रधान होगा और विभक्ति का चिन्ह का यहाँ पर क्या क्या लिंग वचन और दूसरे पदों के अनुसार होती है। और इसका जो है विग्रह करने पर आपको कर्ता और संबोधन की विभक्तियों के अतिरिक्त किसी भी विभक्ति का यहाँ पर क्या हो जाता है, कारक चिन्ह का यहाँ पर प्रयोग होता है। इसके अनुसार यहाँ पर हमने तत्पुरुष समास के 6 भेद पढ़े हैं, जिसमें आपका पहला है कर्म तत्पुरुष। कर्म तत्पुरुष क्या होता है, वही समास जिसका विग्रह करने पर आपको क्या मिल जाता है, कर्म कारक का चिन्ह मिल जाता है, अर्थात को चिन्ह मिल जाता है, उसे आप कर्म तत्पुरुष कहेंगे। और इसी प्रकार से करण तत्पुरुष क्या होता है, जिसका आप जब समास विग्रह करेंगे तो आपको से या के द्वारा चिन्ह मिल जाता है। तो जैसे यहाँ पर कृष्णार्पण जो है, कृष्ण को अर्पण किया हुआ नेत्र जो होता है उसे कृष्णार्पण कहेंगे। सुखद नेत्रों को सुखद, वन गमन वन को गमन, जेब कतरा जेब को कतरने वाला। तो देखें, सभी में आपका को चिन्ह यहाँ पर आ रहा है। ईश्वर प्रदत्त, ईश्वर से प्रदत्त, तो से चिन्ह आ रहा है सभी में। तो ये आपका करण तत्पुरुष है। संप्रदान, जिसमें के लिए चिन्ह आ जाता है, वो आपका संप्रदान होता है। ये हम पूरा पढ़ चुके हैं पहले। अपादान तत्पुरुष, जिसमें से पृथकीकरण से यहाँ पर बात है, जैसे कि ऋण मुक्त, ऋण से मुक्त, तो यहाँ पर कोई भी चीज अलग होगी। पदच्युत, पद से च्युत यानी कि पद से अलग होना। मार्ग भ्रष्ट, मार्ग से भ्रष्ट होना। संबंध तत्पुरुष क्या होता है, जो संबंध को बताता है। जैसे कि अब देखो, संबंध का बताने का मतलब क्या है कि जब आप इसका समास विग्रह करेंगे तो आपको का की के चिन्ह मिल जाएगा, और आगे यदि ऐसा होता है तो वहां पर आपका संबंध तत्पुरुष। ठीक है, आगे देखिए, छ वाला है अधिकरण तत्पुरुष, जिसमें में, पे और पर का प्रयोग होता है। वनवास, वन में वास, जीव दया, जीवों पर दया। तो यहाँ पर चिन्ह आ जाते हैं में, पे और पर। तो ये आपने पढ़ लिया था। इसके बाद हमने बात की थी द्वंद्व समास की। द्वंद्व समास क्या होता है, जिसमें दोनों पद प्रधान होते हैं, दोनों पद प्रायः एक दूसरे के विलोम होते हैं, सदैव नहीं, प्रायः की बात की गई है। इसका विग्रह करने पर और अथवा या का प्रयोग किया जाता है। जैसे माता और पिता दोनों ही यहाँ पर समान पद हैं, कोई भी प्रधान नहीं है। ठीक है, दोनों ही प्रधान है। ठीक है, दाल रोटी, पाप पुण्य, अन्न जल। तो आप कुछ शब्दों में देखिए, माता पिता, पाप पुण्य, अन्न जल, जैसे आपका भला बुरा, रुपया, अपना पराया, ये कुछ शब्दों में आपके विलोम शब्द भी हैं, हमेशा नहीं होता है। तो ये द्वंद्व समास तक हमने यहाँ पर रिवाइज किया था। अब हम पढ़ेंगे यहाँ पर बहुव्रीहि समास क्या होता है। बहुव्रीहि समास में आपका कोई भी पद प्रधान नहीं होता है। जैसे इससे पहले आपका क्या था, द्वंद्व समास था। तो द्वंद्व समाज में हमने क्या कहा कि इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं, दोनों बराबर होंगे। यहाँ पर कोई भी प्रधान नहीं होगा बहुव्रीहि में। इसमें प्रयुक्त पदों के सामान्य अर्थ की अपेक्षा अन्य अर्थ की प्रधानता होती है, यानी कि आप यहाँ पर अलग ही शब्द आ जाता है। जब आप इसका विग्रह करने पर इसमें क्या क्या शब्द आ जाता है, पर करने पर, वाला है, जो, जिसका, जिसकी, जिसके, वह आदि शब्द यहाँ पर आ जाते हैं। जैसे गजानन, गज का आनंद है जिसका,
वह क्या कहलाता है? वह गणेश कहलाता है। त्रिनेत्र, 3 नेत्र हैं जिसके, वह आपका शिव कहलाते हैं। चतुर्भुज, 4 भुजाएं हैं जिनकी, वह भगवान विष्णु कहलाते हैं। षडानन, 6 आनंद हैं जिसके, वह कार्तिकेय। इसी प्रकार से दशानन, पीताम्बर, चंद्रचूड़ और गिरधर, ये सभी शब्द आपके। देखिए यहाँ पर क्या कहा गया है, यहाँ पर जब आप विग्रह करेंगे तो विग्रह करने पर आपको एक अन्य अर्थ की प्रधानता होती है। जैसे यहाँ एक अन्य अर्थ आया गणेश, 3 नेत्र हैं जिसके, वह आपके शिव हैं। तो यहाँ पर एक अन्य जो है, यहाँ पर क्या आया है, अर्थ निकल कर आ रहा है। यहाँ भगवान विष्णु के लिए बात की गई है। तो ये है था आपका बहुव्रीहि समास। ठीक है, चलिए, यदि आप नोट डाउन करना चाहते हैं तो इसको नोट डाउन कीजिएगा। चलिए, तो यहाँ हमने क्या क्या कहा, 3 पॉइंटों को आप यहाँ पर लिख लेंगे। पहला, बहुव्रीहि समाज में कोई भी पद प्रधान नहीं होता है। दूसरा, इसमें प्रयुक्त पदों के सामान्य अर्थ की अपेक्षा अन्य अर्थ की यहाँ प्रधानता होती है, यानी कि जो शब्द यहाँ पर, जो पद यहाँ पर प्रयुक्त किए गए हैं, उनके अलावा कुछ और ही यहाँ पर अर्थ निकल रहा है। जैसे हमने त्रिनेत्र कहा है कि 3 नेत्र हैं जिनकी, तो किसके हैं 3 नेत्र? भगवान शिव के हैं। तो शिव के लिए ये जो है यहाँ पर प्रयोग किया गया है। ऐसे ही चतुर्भुज, 4 भुजाएं हैं जिनकी, तो वह विष्णु जी हैं। ठीक है, तो ये अलग अर्थ यहाँ पर आ रहा है। और तीसरी चीज यहाँ पर कि जब आप विग्रह करेंगे तो वाला है, जो, जिसका, जिसकी, जिसके, वह आदि शब्दों का यहाँ पर प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो आप देख पा रहे हैं। चलिए, इसके बाद देखेंगे आप द्विगु समास। द्विगु समास में हमने क्या कहा था, द्विगु समास में प्राय पूर्व पद संख्यावाचक होता है, तो कभी कभी पर पद भी संख्यावाचक देखा जा सकता है। ठीक है, तो देखें, हेडिंग डालेंगे द्विगु समास। द्विगु समास क्या होता है? द्विगु समाज में आपका जो पूर्व पद है वो आपका संख्यावाचक होता है, यानी कि किसी न किसी संख्या को वो यहाँ पर बताएगा। या पर पद, जिसको आप उत्तर पद भी कहते हैं, तो पर पद भी आपका क्या हो सकता है, संख्यावाचक हो सकता है। द्विगु समाज में प्रयुक्त संख्या किसी समूह का बोध कराती है। तो जो भी संख्या यहाँ प्रयुक्त होगी वो किसी समूह का बोध कराएगी, अन्य अर्थ का नहीं, जैसा कि बहुव्रीहि समाज में देखा गया है, जिसका विग्रह करने पर आपको क्या मिलेगा, समूह या समाहार शब्द प्रयुक्त यहाँ पर होते हैं। जैसे दो राहा, 2 राहों का समाहार। पक्ष द्वय, तो यहाँ आप देख पा रहे हैं पहले पूर्व पद में आपका संख्यावाचक प्रयोग किया गया था, और यहाँ पर आपका उत्तर पद यानी कि पर पद में संख्यावाचक का प्रयोग हुआ है। ठीक है, तो इसको आप समझेंगे। उदाहरणों से आपको ज्यादा समझ में आता है, किस प्रकार से आप उदाहरणों के द्वारा इसको समझ पाएंगे। देखिए, 2 राहा, तो 2 यहाँ पर संख्या आई है। पक्ष द्वय, तो उत्तर पर पद में यहाँ पर 2 पक्षों का समूह है। संपादक द्वय, तो 2 संपादकों का, तो संख्यावाचक आ रहा है। साथ में समूह और समाहार जैसे शब्दों का यहाँ पर प्रयोग किया जा रहा है। त्रिभुज, 3 भुजाओं का समाहार, तो 3 यहाँ संख्यावाचक और समाहार शब्द का प्रयोग किया गया है। त्रिलोक या त्रिलोकी, 3 लोकों का समाहार, तो देखो संख्यावाचक और समाहार का प्रयोग हुआ है। त्रिरत्न, 3 रत्नों का समूह त्रिरत्न कहलाएगा। संकलन त्रय, तो 3 यहाँ पर 3 का संग्रह समाहार, तो यहाँ पर भी आपका क्या हो गया है, ये आ गया है। भुवन त्रय, तो देखो यहाँ भी उत्तर पद में आपका संख्यावाचक आ रहा है, तो 3 भुवनों का समाहार। ठीक है, चौमासा चतुर्मास, 4 मासों का समाहार यहाँ पर भी आ रहा है। चतुर्भुज, 4 भुजाओं का समाहार। रैखिक आकृति यहाँ पर आ गई है, तो इसे आप नोट डाउन कीजिएगा जल्दी से।
तो यहाँ आप हेडिंग डालेंगे द्विगु समास और पहला पॉइंट लिखेंगे द्विगु समास में प्रायः पूर्व पद संख्यावाचक होता है। इसमें प्रायः पूर्व पद आपका संख्यावाचक होता है और कभी कभी पर पद का मतलब उत्तर पद से भी है, कभी कभी उत्तर पद भी संख्यावाचक देखा जा सकता है। दूसरा पॉइंट लिखेंगे द्विगु समास में प्रयुक्त संख्या किसी समूह का बोध कराती है। द्विगु समास में प्रयुक्त संख्या किसी समूह का बोध कराती है, अन्य अर्थ का नहीं, जैसा कि बहुव्रीहि समास में देखा है, जैसा कि बहुव्रीहि समास में देखा है। थर्ड पॉइंट लिखेंगे इसका विग्रह करने पर, इसका विग्रह करने पर समूह या समाहार शब्द, समूह या समाहार शब्द प्रयुक्त होता है, प्रयुक्त होता है। चलिए उदाहरण लिखिए। दो राहा, यहाँ आप देखेंगे पूर्व पद में संख्यावाचक आया है और इसका मीनिंग क्या होता है जब इसका विग्रह आप करेंगे, उसका अर्थ होता है दो राहों का समाहार। जहाँ पर दो रास्ते होते हैं तो दो राहों का समाहार। तो यहाँ पर एक तो संख्यावाचक आ गया है, दूसरा समाहार शब्द का यहाँ पर प्रयोग हो गया है। पक्षद्वय, दो पक्षों का समाहार, पक्षद्वय, दो पक्षों का समाहार। तो दो शब्द यहाँ देखेंगे आप, पहले पक्ष द्वय में देखिए, द्वय पक्ष और द्वय दो शब्द यहाँ पर हैं। पक्ष आपका पूर्व पद है और द्वय आपका उत्तर पद है, ठीक है। तो यहाँ संख्यावाचक भी आ गया है, साथ में आपका समूह भी आ गया है। तीसरा देखिए संपादक द्वय, तो इसमें आपका उत्तर पद में संख्यावाचक है, पर पद में संख्यावाचक है। इसका मीनिंग क्या है, इसका विग्रह जब आप करेंगे, दो संपादकों का समूह, दो संपादकों का समूह। चौथा है यहाँ त्रिभुज, त्रिभुज, तो यहाँ त्रि आपका पूर्व पद है और भुज आपका उत्तर पद है। यहाँ पूर्व पद में संख्यावाचक यानी कि तीन का प्रयोग किया गया है। तीन भुजाओं का समाहार, इसमें भी आपका द्विगु समाज है। संकलन त्रय, अब यहाँ संकलन पूर्व पद और त्रय आपका पर पद है। तो त्रय अब पीछे आया है, इसका जब आप विग्रह करेंगे तो तीन का समाहार, तो तीन का समाहार। तो यहाँ संख्यावाचक भी आया है, साथ में समाहार शब्द का भी प्रयोग हुआ है। इसके बाद आप लिखेंगे भुवन त्रय, तो यहाँ भुवन आपका प्रथम पद, पूर्व पद और त्रय आपका उत्तर पद या पर पद या द्वितीय पद है। इसमें द्वितीय पद में आपका संख्यावाचक आया है, तीन का प्रयोग हुआ है। त्रय का मतलब यहाँ तीन से है। तीन भुजाओं का समाहार, यहाँ पर सॉरी, तीन भुवनों का समाहार। नेक्स्ट है चौमासा या चतुर्मास, इसको कहा जाएगा, जल्दी लिखेंगे। चौमासा या चतुर्मास इसे कहेंगे।
इसका मीनिंग हो जाएगा 4 मासों का समाहार। तो यहाँ चौ जो लिखा है ये 4 को यहाँ पर बता रहा है। नेक्स्ट है चतुर्भुज। चतुर्भुज तो यहाँ संख्यावाचक भी आया है और 4 भुजाओं का समाहार तो चतुर्भुज कहा जाएगा। चलिए, तो ये सब आपने लिख लिया। अब आगे देखिए, आगे जो नेक्स्ट आपकी समास है वो क्या है? वो है आपका लास्ट कर्मधाराय समास। लास्ट है कर्मधाराय समास। चलिए, इसके बाद हम यहाँ के प्रश्न उत्तर करेंगे। तो इसके बाद नेक्स्ट है आपका कर्मधाराय समास। इसमें क्या कहा गया है? 5 समास हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। देखो, समास तक हमने पढ़ लिया। छठा है आपका, हेडिंग डालेंगे कर्मधाराय समास। पहला पॉइंट आप लिखेंगे, पहले समझ लीजिएगा, फिर आपको लिखने के लिए मैं आपको बोलूंगी, फिर आप लिखेंगे। कर्मधाराय समास में एक पद विशेषण होता है और दूसरा पद आपका विशेष्य होता है। विशेषण और विशेष्य नाम से भी इसको जाना जाता है। कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि किस समास को विशेषण विशेष्य के नाम से जाना जाता है, तो वो होगा आपका कर्मधाराय समास, ठीक है। दूसरा पॉइंट है इसमें, इसमें कभी कहीं कहीं उपमेय उपमान का संबंध होता है तथा विग्रह करने पर रूपी शब्द प्रयोग होता है, ठीक है। अब यहाँ आप देखिए उदाहरण में पुरुषोत्तम, पुरुषोत्तम का विग्रह करने पर क्या आ जाएगा? पुरुष जो उत्तम। तो देखो यहाँ एक विग्रह, एक क्या है? एक आपका विशेष्य है और दूसरा आपका विशेषण है। विशेष्य क्या होता है? जिसकी विशेषता बताई जाती है, और विशेषण तो आप जानते हैं, संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहा जाता है। तो विशेष्य जिसकी विशेषता बताई जाती है उसको विशेष्य कहा जाता है। इसे आपने छोटे क्लास में भी पढ़ा है ये, ठीक है। पुरुषोत्तम का मीनिंग क्या है? पुरुष जो उत्तम, यानी कि यहाँ पुरुष आपका क्या है? ये पुरुष आपका विशेष्य है और उत्तम आपका विशेषण है। तो आप यही पाएंगे इसमें एक विशेष्य और विशेषण होगा, यानी कि जिसकी विशेषता बताई जाएगी वो भी होगा और साथ में उसकी विशेषता बताई जाएगी, यानी कि विशेषण भी होगा। नील कमल का अर्थ है नीला जो कमल। तो देखो, कमल विशेष्य है और नीला इसकी विशेषता बताई गई है, तो ये आपका विशेषण है। नेक्स्ट है महापुरुष, महान है जो पुरुष। तो पुरुष विशेष्य है और महान आपका विशेषण। घन श्याम, घन जैसा श्याम, तो श्याम की विशेषता घन बताई गई है, तो ये आपका विशेषण और ये विशेष्य। पीतांबर, पीत है जो अंबर। पीतांबर पीत है जो अंबर, तो यहाँ पर अंबर की विशेषता बताई गई है, क्या है? पीत है। महर्षि, महान है जो ऋषि। ऋषि विशेष्य है और महान आपका विशेषण है। नराधम, नर, अधम है जो नर, तो नर विशेष्य है और अधम आपका क्या है? विशेषण है। अधमरा, आधा है जो मरा। कौन मरा? आधा है जो मरा, तो ये आपका विशेषण और विशेष्य बता रहा है। रक्तांबर, रक्त के रंग का कौन है? जो अंबर, तो अंबर की विशेषता बताई गई है, किस प्रकार का है वो? रक्त के अंबर का। कुमति, कुत्सित जो मति, तो यहाँ पर मति की विशेषता बताई गई है। कुपुत्र, यही कुत्सित जो पुत्र, तो पुत्र यहाँ विशेष्य होगा और कुत्सित यानी कि पु आपका यहाँ कुत्सित आपका क्या हो जाएगा? ये आपका विशेषण हो जाएगा। दुष्कर्म, कर्म जो आपका दूषित है, दूषित विशेषण है और किसकी विशेषता बता रहा है? कर्म की। चरम सीमा, तो देखो चरम है जो सीमा, तो सीमा की विशेषता बताई गई है। ऐसे ही लाल मिर्च, लाल है जो मिर्च। इन सभी उदाहरणों को और साथ में आप कर्मधाराय समास अब लिखेंगे इसे। चलिए नोट डाउन करेंगे, हेडिंग डालेंगे कर्मधाराय समास। इसका पहला पॉइंट आपको लिखना है, कर्मधाराय समास में एक पद विशेषण होता है। कर्मधाराय समास में एक पद विशेषण होता है और दूसरा पद आपका
विशेष्य हो जाएगा। विशेष्य क्या होता है? जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहा जाएगा, और जो भी आप उसके बारे में कहेंगे वो विशेषण होगा। ठीक है। दूसरा पॉइंट लिखेंगे, इसमें कहीं कहीं उपमेय उपमान का संबंध होता है तथा विग्रह करने पर रूपी शब्द प्रयुक्त होता है। उदाहरण के लिए पुरुषोत्तम पहला उदाहरण है। इसका मीनिंग, इसका विग्रह करने पर क्या हो जाएगा? पुरुष जो उत्तम। तो किसकी विशेषता बताई गई है? पुरुष की। और पुरुष कैसा है? उत्तम है। ठीक है। तो यहाँ पुरुष आपका विशेष्य हो गया और उत्तम आपका विशेषण हो गया। नील कमल, नीला है जो कमल, तो कमल यहाँ विशेषण है, सॉरी विशेष्य है, और नीला यहाँ पर विशेषण है, क्योंकि कमल की ही विशेषता बताई गई है। कैसा है कमल? नीला है। तीसरा उदाहरण है महापुरुष, लिखेंगे साथ साथ। महान है जो पुरुष, तो पुरुष विशेषण है क्योंकि पुरुष की ही विशेषता बताई गई है। तो महान है जो पुरुष, उसे हम महापुरुष कहते हैं। घन श्याम, घन जैसा श्याम, तो श्याम की विशेषता यहाँ बताई गई है, ये विशेष्य है। पीतांबर, पीत है जो अंबर, अंबर की विशेषता ये विशेष्य, और कैसा है? पीत है। ठीक है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे इसको। नेक्स्ट लिखेंगे महर्षि, महर्षि का मतलब होता है महान है जो ऋषि। तो विशेषता किसकी बताई है? ऋषि की विशेषता बताई है। कैसा है ऋषि? महान है। तो ये आपका किसको बताता है? ऋषि की विशेषता को बताता है। नराधम, अधम है जो नर, नराधम, अधम है जो नर, तो कहेंगे आप नराधम। तो नर की विशेषता बताई है, तो इसको आप लिख लीजिएगा। अधमरा, आधा है जो मरा, तो यहाँ पर ही आपका कर्मधारय समास है। रक्तांबर, रक्त के रंग का लाल जो अंबर, तो यहाँ पर अंबर की विशेषता बताई है। कुमति, कुत्सित जो मति, मति की विशेषता बताई है। कैसी है मति? कुत्सित। कुपुत्र, कुत्सित जो पुत्र, उसे कुपुत्र कहेंगे। दुष्कर्म, दूषित है जो कर्म, कर्म की विशेषता कैसी है? कर्म दूषित है कर्म। ठीक है। इसके बाद है चरम सीमा, चरम है जो सीमा, उसे क्या कहेंगे? चरम सीमा। सीमा की विशेषता कैसा? चरम। लाल मिर्च, लाल है जो मिर्च, तो मिर्च की यहाँ विशेषता बताई कि मिर्च कैसा है? लाल है। और इसके बाद देखिए अंतिम है कृष्ण पक्ष। कृष्ण पक्ष, कृष्ण यानी कि काला है जो पक्ष, तो यहाँ पर ये आपका कर्मधारय समास है। मंद बुद्धि, मंद है जो बुद्धि, तो बुद्धि की विशेषता, बुद्धि आपका विशेष्य और मंद आपकी विशेषण हो जाएगा। इसके बाद देखिए शुभागमन, शुभ है जो आगमन, आगमन कैसा है? शुभ है। यहाँ विशेषता बताई गई है। चलिए इसको जल्दी लिखिएगा। चलिए इसी के साथ आपका जो ये समास है वो आपने रिवाइज भी कर लिया है। अब इसकी प्रश्न उत्तर की हम बात करते हैं। हमने प्रीवियस लेक्चर में आपको इसके कुछ प्रश्न उत्तर कराए थे,
तो अब तो मैं उम्मीद कर रही हूँ सभी बच्चों को ये समझ में आ गया होगा। तो यहाँ हमने कुछ क्वेश्चंस हमने यहाँ पर डिस्कस किए थे समाज से रिलेटेड। तो देखिए दशानन में कौन सा समाज है, तो यहाँ पर बहुव्रीहि समाज है। चौराहा शब्द में कौन सा समाज है, तो यहाँ पर आपका द्विगु समाज आ गया है। तिरंगा में कौन सा समाज है, द्विगु समाज। ठीक है, यहाँ पर देखिए देव जो महान है किस समाज का उदाहरण है, ये आपका कर्मधारय समाज है। घुड़दौड़ में कौन सा समाज है, घोड़े जैसी दौड़। आगे घोड़े की दौड़, या फिर दौड़ने वाला, या फिर आपका दौड़ने वाला घोड़ा, या फिर घोड़ा और तो घोड़े की दौड़ को घुड़दौड़ कहा जाएगा। ऐसे ही यहाँ पर देखिए राजपुत्र में कौन सा समाज है, तत्पुरुष समाज। जिस समाज का पूर्व पद पहला पद प्रधान हो उसे आप अव्ययी भाव समास कहते हैं, ये आप पढ़ भी चुके हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ योगदान में कौन सा समास है, योगदान। ठीक है, तो इसमें आपका तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास के कितने भेद हैं, तो हमने आपको कई बार आपको बता दिया है कि जिस प्रकार से समास के 6 भेद हैं, तो ऐसे ही तत्पुरुष समास के भी 6 भेद हैं। कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष और अधिकरण तत्पुरुष। ये 6 जो हैं इस तत्पुरुष समास के भेद हैं, तो ये आप कर लेंगे। समास के कितने भेद हैं, तो इसके भी 6 भेद हैं, ये भी आपने पढ़ लिया था कि समास के कितने भेद हैं। समास के भी आपके 6 भेद हैं। चलिए आगे है क्वेश्चन नंबर 18। अनायास में कौन सा समास है, तो देखिए ये समास हमने नहीं पढ़ा है क्योंकि ये हमारे सिलेबस में नहीं है। ठीक है, तो देखिए आगे देखेंगे चक्रपाणी में कौन सा समास है। चक्रपाणी में कौन सा समास है, तो चक्रपाणी में आपका क्या आ जाएगा, बहुव्रीहि समास आ जाएगा। चक्रपाणी। आगे है आपका जिस समाज में उत्तर पद प्रधान हो, उत्तर पद है, उत्तर पद से है, या इसको तृतीय पद भी कहते हैं। तो आप जानते हैं जो आपका अव्ययी भाव समाज है उसमें आपका प्रथम पद प्रधान होता है। यहाँ उत्तर पद की, उत्तरखंड की बात की गई है, उत्तर पद इसको कहा, इसलिए कहती है ना बार बार इसका नाम आपको पता होना चाहिए। देखो यहाँ आपको उत्तरखंड लिख दिया है, तो हो सकता है आप कहेंगे हमने पढ़ा ही नहीं, इसलिए आपको ये पता होना चाहिए कि समास जब आप करते हैं उसमें कितने पद होते हैं और क्या क्या उसके नाम होते हैं। तो उत्तर पद या उत्तरखंड एक ही बात है। तो उत्तरखंड प्रधान हो उसे वह समास कौन सा है, तो हमने आपको बताया था कि तत्पुरुष समाज में आपका क्या होता है, उत्तर पद प्रधान होता है। तो यहाँ पर भी आपका क्या है, तत्पुरुष समास है। क्वेश्चन नंबर 21। सुपुरुष में कौन सा समास है, तो यहाँ पर कर्मधारय समास है। साग पात में कौन सा समाज है, तो यहाँ पर साग और पात आपका क्या है, द्विगु समाज है, द्वंद्व समाज है, साग और पात। ठीक है, और इसके बाद आप देखेंगे देवासुर में आपका कौन सा यहाँ पर समास है। यहाँ पर देखिए आपका जैसे देश प्रेम में कौन सा समास है, देश प्रेम में कौन सा समास है, यहाँ आप लिखेंगे आपका तत्पुरुष समास है, क्योंकि कन्यादान में कौन सा समास है, इसमें आपने कन्या का दान, तो का यानी कि संबंध तत्पुरुष आया है, तो इसको आप तत्पुरुष समास ही लिखेंगे। ठीक है,
चवन्नी में कौन सा समाज है? तो ये आपका द्विगु समाज आ जाएगा। वज्रायुद्ध में कौन सा समाज है? तो ये आपका बहुव्रीहि समाज है। ठीक है। जिस समाज में दोनों खंड समान हो, यानी कि दोनों पद समान हो, उन्हें क्या कहा जाता है? उसे आप द्वंद्व समाज कहेंगे। ठीक है, हम अभी अभी पढ़ के आए हैं। इसमें आपके दोनों पद क्या हो? समान हो, उसमें आपका द्वंद्व समाज आ जाता है। चलिए आगे प्रश्नों को आप सीक्वेंस से लिख लेंगे। चलिए, जिस समाज में दोनों खंड आपके अप्रधान हो, यानी कि कोई भी प्रधान ना हो, तो ये भी अभी आपने पढ़ा, जिसमें आपके दोनों ही अप्रधान है, यानी कि कोई भी प्रधान ना हो, तो उसे आप बहुव्रीहि समाज कहेंगे। तो यहाँ पर दही बड़ा में कौन सा समाज? देखिए आपको यहाँ कर्मधारय समाज लिखा है, तो आप इसको कर्मधारय समाज। मध्य पद लोपी, यानी कि यहाँ पर मध्य का पद जो है लोप हो गया है, तो इसलिए यहाँ पर क्या कहा गया है? मध्य पद लोपी कर्मधारय समाज, यानी कि यहाँ पर विभक्ति का लोप हुआ है। मध्य पद लोपी का मतलब इसमें विभक्ति का लोप है, अर्थात इसमें आपका क्या है? कर्मधारय समाज है। नरोत्तम में कौन सा समास है? तो नरोत्तम का पहले तो आप विग्रह करेंगे। यहाँ पर आपको क्या दे दिया है? तत्पुरुष में भी आपको बता दिया कि अधिकरण तत्पुरुष हो गया है। कर्मधाराएं और द्वितीय तत्पुरुष या तृतीय तत्पुरुष। तो यहाँ पर देखिए अधिकरण जो तत्पुरुष है उसमें क्या होता है? नरों में क्या लिखा है? नरोत्तम, नरों में उत्तम। ठीक है, तो यहाँ आपका में जो है शब्द प्रयोग हुआ है विभक्ति, तो यहाँ पर अधिकरण का जो चिन्ह है वो आपका में है, इसलिए यहाँ पर आपका अधिकरण तत्पुरुष है। ठीक है, आगे देखिए, चिड़ी मार में कौन सा समास है? तो इसमें आपका द्वितीय तत्पुरुष हो गया। और आगे यहाँ आप देखेंगे कुछ क्वेश्चन है। फोर्टी वन देखिए, चंद्रमुख में कौन सा समाज है? यहाँ पर आपका कर्मधारय समास है। कनकलता में कौन सा समाज है? तो यहाँ पर भी कर्मधारय। देहलता में कर्मधारय समाज, सब में आपका यहाँ पर। ठीक है, परमानंद में भी आपका कर्मधारय समास है। अनुरूप में कौन सा समाज है? तो अव्ययी भाव है। और प्रतिकूल में कौन सा समाज है? तो यहाँ पर भी आपका अव्ययी भाव समास आ जाएगा। चलिए क्वेश्चंस को आप कंप्लीट कर लेंगे, यहाँ से आगे पीछे जो क्वेश्चन हो गए हैं। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है आपका यज्ञशाला में कौन सा समाज है? तो यहाँ पर आपका तत्पुरुष समाज। धनहीन में कौन सा समाज है? तत्पुरुष समाज। और पाप मुक्त में तत्पुरुष समाज है। तो ये सभी आपके कुछ क्वेश्चन आपके यहाँ पर छूट भी गए हैं, उनको भी आप कर लेंगे। ठीक है, तो जितने भी समाज से रिलेटेड आपके क्वेश्चन आपके पास आते हैं उन सभी को आप लिखेंगे। ठीक है, और इनका जैसे मृगेंद्र में कौन सा समाज है? बहुब्रीहि। और प्रधानमंत्री में कौन सा समाज है? यहाँ भी बहुब्रीहि। मृत्युंजय में कौन सा समाज है? बहुब्रीहि। और नवरात्र में कौन सा समाज है? द्विगु समाज। और
सप्त सिंधु में कौन सा समास है, यहाँ पर भी द्विगु समास, और साथ ही साथ पंचमंडी में भी आपका द्विगु समास ही है। ठीक है, तो अब आपने समास को रिवाइज भी कर लिया है। इसी के साथ आपको जो समास टॉपिक था वो हमने कंप्लीट किया, उसके प्रश्न उत्तर भी हमने आज की क्लास में कंप्लीट कर लिए हैं। साथ ही साथ आपके जो एक्सरसाइज में क्वेश्चंस होते हैं उनको भी आप कीजिएगा, इसकी प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।